मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के अब लगभग 8 महीने रह गए हैं और सभी विधानसभाओं में चुनावी तैयारियों का बिगुल भी बज चुका है। विधायक बनने का सपना देख रहे तमाम जनप्रतिनिधि मैदान में नजर आने लगे हैं और हर रोज जनसभाएं सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा में भी चुनाव का असर दिख रहा है, लेकिन यहाँ इस बार एक नया नाम उभर कर सामने आया है और वह है हरगोविंद गुप्ता का। हरगोविंद गुप्ता वर्तमान में नौगांव के बापू डिग्री कॉलेज की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस बार के चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है। हालांकि इस सीट पर भाजपा के और भी कई दावेदार हैं, लेकिन संभावनाएं और समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि हरगोविंद गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी अपना दावेदार बना सकती है। हालांकि यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है, इसलिए इस विषय पर अधिक बात करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन महाराजपुर विधानसभा में किया गया एक गोपनीय सर्वे इस ओर इशारा कर रहा है कि वे इस बार के विधानसभा चुनाव में विधायक पद का चुनाव न सिर्फ लड़ सकते हैं, बल्कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलने की भी संभावनाएं हैं। इसके पीछे का कारण उनकी ईमानदार, जुझारू और जमीनी छवि है। प्रवीण प्रभात के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम मिलते हैं हरगोविंद गुप्ता से। जीवन पूरे संघर्षों में बीता। पिताजी बहुत छोटे किसान और छोटे व्यापारी थे। 11वीं तक शिक्षा पाने के बाद आर्थिक कमी के कारण 2 साल शिक्षा भी जिनकी अवरुद्ध रही और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नौगांव बापू महाविद्यालय की जनभागीदारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। बनिया समाज के ऐसे शिखर स्तंभ हरगोविंद जी गुप्ता। भाई साहब, प्रवीण प्रभात में आपका स्वागत है। प्रवीण प्रभात भारत की टीम को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं जो मेरा परिचय लेने हम तक पहुंचे। भाई साहब, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और पारिवारिक वातावरण कैसे था? मेरा जन्म एक छोटे से किसान, छोटे किराने व्यापारी के यहाँ पे हुआ है, जो पलेरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ है। हाई सेकेंडरी तक की शिक्षा मैंने सरकारी स्कूलों में प्राप्त की। हाई सेकेंडरी के बाद आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पढ़ाई को बंद कर दिया था। फिर 2 साल बाद जब आर्थिक स्थिति में सुधार आया तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब आगे पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। तो मैंने तैयारियां की घर बैठ करके और मेरा उस समय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन हुआ। 3 साल का पॉलिटेक्निक जब मैंने किया तो मैंने एमपी में अच्छा स्थान प्राप्त किया। उसके आधार पर मेरा बीटेक रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन मेरा 1990 में मेरी बीटेक हो गई। उसके बाद मैं नौगांव में आया। मेरी मैरिज पहले हो चुकी थी, खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, तो एक सरल माध्यम ढूंढा जो मैंने यहाँ बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। 3 साल में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को पढ़ाता रहा, रोज़ 15 घंटे पढ़ाता था। बड़ी खुशी होती थी कि बच्चों को मैं शिक्षा दे रहा हूँ। वह बच्चे आज अच्छे पदों पर हैं, अच्छे व्यापार कर रहे हैं, मिल कर के वो हमें सम्मान देते हैं, तो बहुत खुशी होती है। 3 साल कंटिन्यूस टीचिंग करने के बाद मेरे पास 25,000 रुपये की पूंजी इकट्ठी हुई। उससे मैंने एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में निर्माण एजेंसी के रूप में कार्य किया और आज एक स्थापित कॉन्ट्रैक्टर हूँ और कार्य चला जा रहा है। हमारा विवाह लगभग आपकी उम्र तब कितनी थी? 1987 में हुआ। उस समय हमारी उम्र लगभग 21 साल थी। उसके बाद भी मैंने 3 साल पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मैंने टीचिंग की। टीचिंग के बाद फिर मैंने एक कॉन्ट्रैक्टरशिप का व्यापार किया। आज 2023 में हम देखते हैं कि आप मध्य प्रदेश के प्रमुख ठेकेदारों में आपकी गिनती आती है। आपने अपने परिवार के साथ साथ बाकी पारिवारिक जिम्मेदारी। हम 4 भाई, 1 बहन थे। मैं घर में बड़ा था। तो जब मैं टीचिंग कर रहा था
उस समय मेरे 2 भाई थे, मेरे साथ रहते थे, पॉलिटेक्निक कर रहे थे। तो उस समय 2 कमरे में किराए से रहते थे। एक कमरे भाइयों के लिए था, एक हमारे परिवार के लिए। और मैं ट्यूशन करता था और उनकी शिक्षा का भी ध्यान दे रहा था। तो आज वो भी टेक्निकल हैं, शिक्षित हैं भाई, और अपनी जगह व्यवस्थित हैं। इसके बाद मेरे भी 2 बेटे 2 बेटियां हैं। एक बेटी मेरी अमेरिका में डॉक्टर है, स्वयं का अस्पताल संचालित कर रही। दूसरी बेटी यहीं डॉक्टर है। 2 बेटे हैं, दोनों NIT MCT भोपाल से पास आउट हैं। एक हमारा व्यापार में साथ दे रहा है, दूसरा बेंगलोर में एक अच्छी कंपनी का कार्य कर रहा है। टेक्निक छात्रों को शिक्षा देते थे। उस समय के बारे में भी कुछ लोगों ने बताया कि आपने बहुत से स्टूडेंट जो गरीब थे उनको निःशुल्क पढ़ाया। निश्चित तौर पे रोज़ 15 बैच पढ़ाते थे। उसमें कई बच्चे गरीब परिवार से आते थे। वो बोलते थे कि सर मेरे पास पैसे की कमी है, तो कई बच्चों से हम फीस लेते भी नहीं थे। कुछ हमें आधी फीस भी दे जाते थे और कुछ खुशी खुशी हमको पूर्ण फीस देते थे। और उस सभी में हम संतुष्ट रहते थे कि इनको शिक्षा प्राप्त होती जाए। और जैसे ही मैं गरीब परिवार का बेटा था और पढ़ाई का मैंने बंद की थी 2 साल, तो इनकी पढ़ाई बंद ना हो और ये आगे निकलें, इसमें मेरा हमेशा सहयोग रहता था। आपको हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में क्या आप उन जनअपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? रोज़ सुबह उठ कर के हम ये सोचते हैं कि आज हम अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा काम क्या कर सकते हैं। रोज़ हमारा काम है कि 15 घंटे हमको कार्य करना है, जनसेवा के रूप में, स्वयं के रूप में। और रोज़ाना के लिए जो हमसे अच्छा बनेगा कोशिश करेंगे कि आज तक हम सभी के समर्थक का काम करते रहे हैं, आगे भी हम भरपूर तरीके से कार्य करते रहेंगे। राजनीति में पद प्राप्ति के बाद, विधायक बनने के बाद लोगों की दशा और दिशाएं बदल जाती हैं। आपका इस क्षेत्र में क्या प्रयास रहेगा? अभी तक हमारा सिर्फ कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। और इसी सिद्धांत पर छोटे से आज तक चले आ रहे हैं और कर्म के सिद्धांत पे ही आगे आखिरी दिन तक चलने की इच्छा है। इसके अलावा कोई हमारे ऊपर सुख सुविधा, पद, इन सब का फर्क नहीं पड़ता। जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको बापू डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष मनोनीत किया, तो हमारे एक दोस्त ने हमको पढ़ कर के बताया कि आप डिग्री कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो पहले तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी किसी से कोई चर्चा ही नहीं थी। लेकिन जब उस लिस्ट में अपना नाम देखा तो मेरे को लगा कि ईश्वर हमसे कोई दूसरा रास्ते पर काम करवाना चाहते हैं, उसकी मर्जी क्या है। वहीं से मेरा दिमाग, मेरा व्यवस्थाएं बदलना शुरू हुई। पहले हम समाज की अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सेवा करते रहे हैं। हमारी लेबर, कारीगर, मुंशी, इंजीनियर्स, मिलने वाले, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोग अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सेवा करते रहे। जब से अध्यक्ष बने उसी समय से फिर मैं प्रत्यक्ष रूप से आज रोज़ाना लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। जहाँ हमें लगता है लोग हमसे मिलते हैं, उनको समस्याएं दिखते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं समाज सेवी के रूप में संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों की जो एजुकेशन की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, निश्चित तौर पे मैं कंसल्ट करके उनकी दूर करूँगा और अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए उन्हें एजुकेट करें, उन्हें पढ़ने की दिशा में आगे पहुंचाएं, जिससे उनका घर सुधरे। अगली जो युवा पीढ़ी है वो नशा की तरफ जा रही है, तो मैं नशा मुक्ति की तरफ भी डिस्कस करता हूं कि लोग उससे दूर रहें, आगे बढ़ें। उसी में उनके परिवार की भलाई है और हमारे देश की भलाई है। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला।
न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।